हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का क्वेश्चन नंबर 1। रियल नंबर का प्रूविंग का क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या एक्चुअली में, देखो। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो अब ये जो रूट 5 है ना, इसकी जगह रूट 3 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए। आपने सिर्फ पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ 5 है उसकी जगह 3 कर देना है या 2 कर देना है, 7। स्टेटमेंट सारी आपकी सेम रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्टेटमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ 5 की जगह 3 कर देंगे तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा। चलो देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। पहली स्टेटमेंट हमेशा ये लिखनी है, लेट रूट 5 इज रैशनल देन देयर एग्जिस्ट टू कोप्राइम नंबर ए एंड बी। अब व्हाट इज कोप्राइम नंबर, याद रखना। इस कोप्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, मान लो एक नंबर है आपके पास 2 और एक नंबर है आपके पास सपोज करो 3। अब 3 और 2 के अंदर तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, इसका मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। तो जिसमें से जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मीन्स उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना वो 1 होता है। तो कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो इन्हें बोलते हैं हम कोप्राइम नंबर। नाउ अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये मैं अब रब कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हमने स्टेटमेंट लिखी, लेट रूट 5 इज रैशनल देन देयर एग्जिस्ट टू कोप्राइम इंटीजर ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसको पहले ए बाई बी के इक्वल रखेंगे। पहला स्टेप्स याद रखो। दूसरा स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 5 इंटू रूट 5 5। यहाँ पे b नीचे देखो डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास बन गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। देन इसके बाद हमेशा एक स्टेटमेंट लिखनी है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर का फैक्टर बना है 5। अगर ए स्क्वायर 5 का डिविजिबल है तो इट कैन बी सेड दैट कि इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 का डिविजिबल है तो वो इट इज सेड दैट ए इज ऑल्सो डिविजिबल। चलो यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ लिख देते ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 का डिविजिबल है तो मीन्स ए भी 5 का डिविजिबल होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहली वैल्यू निकाली है, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है लाइक ए, उसी को एक डिफरेंट वेरिएबल से क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जैसे हमने ए को लेट कर लिया 5m, फिर लिखेंगे वेयर m इज अ इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। नाउ यूजिंग 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने ए की वैल्यू निकाली थी 5m, उसको फर्स्ट इक्वेशन में हम डालेंगे। ए की वैल्यू आई थी 5m, तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी। तो फर्स्ट इक्वेशन में डाली तो क्या आ गया, ए की जगह 5m स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 25m स्क्वायर। अब 5 इधर जाके डिवाइड हो गया, कितना आ गया, कर दिया सॉल्व कर दिया 5m स्क्वायर। तो सेम हम स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस मीन्स दैट b square is divisible by 5, hence b is also a and b have 5 as a common factor। मतलब हमने दोनों का जो कॉमन फैक्टर निकाला वो कितना निकाला, 5। and this contradict to the fact that a and b are co-prime, so our assumption is wrong, hence रूट 5 is irrational। क्योंकि देखो हमने माना था कि वो रैशनल है, अगर वो रैशनल है तो मतलब कि उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, कोप्राइम नंबर है, बट वो नहीं आया, उसका फैक्टर 1 नहीं आया, उसका फैक्टर 1 के अलावा अदर देन 1 आया, मतलब 5 आया। तो अगर 1 आ जाता तो ये रैशनल हो जाता, बट 1 नहीं आया और वो आएगा भी नहीं। इसका मतलब हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, जो हम एज्यूम करके चल रहे थे, वो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। तो इस पूरे क्वेश्चन में याद रखना, सिर्फ आपको डिजिट चेंज करनी है, स्टेटमेंट्स आपको ऐसे ही रखनी है, और होपफुली रियल नंबर में 2 या 3 मार्क में इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके ज़रूर जाना। नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेम प्रूविंग का है बट टाइप चेंज है। उसे हम बोल सकते हैं टाइप 1, इसे बोल सकते हैं हम टाइप 2। देखो वो था सिंगल डिजिट मतलब रूट 2 रूट 3 रूट 5, ये सिंगल डिजिट नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3 + 2 रूट 5।
अब ये सिंगल डिजिट नहीं है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, मेथड अलग है। सिंगल डिजिट है तो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया। अगर ऐसे 2 डिजिट आ जाए, सिंगल डिजिट नहीं, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, जैसे अभी 3 + 2√5 है, तो आपको मान लो कुछ ऐसे 7√5 आ जाए, तो भी समझ लो ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। तो इसका मेथड और ये जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये दोनों एक ही टाइप है, इन दोनों को करने का मेथड एक ही है। तो इन क्वेश्चंस में भी क्या करना है, पहली स्टेटमेंट आपको क्या करनी है, ये लिखनी है, लेट 3 + 2√5 रैशनल, हमेशा इनको रैशनल मानना है, तभी हम कह सकते हैं 2 कोप्राइम इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने रैशनल नंबर माना है इसको a/b के इक्वल करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करनी, इस टाइप में क्या करना है, जो भी रूट में नंबर दिया होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। अब 2√5 को इधर रखा, पहले 3 इधर जाके माइनस हो गया, फिर 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके देखो क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आकर आपको छोड़ देना क्वेश्चन, मतलब √5 की वैल्यू निकाल के छोड़ देनी है। अगर मान लो ये क्वेश्चन अब ये 7√5 होता और मैं इसको सेम अगर यही चीज़ स्टेप फॉलो करता, √7 = a/b, तो मैं यहाँ से √5 की वैल्यू निकालता तो क्या निकलती, a/7b। तो इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ देते। बस फ़र्क है कि इसमें और इसमें सिर्फ डिजिट का फ़र्क है, लेकिन दोनों में जो रूट वाला नंबर है उसकी वैल्यू निकालनी है। बाकी के आगे स्टेटमेंट्स वही रहेंगे, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएंगी। नाउ अब हम एक लाइन लिखेंगे, सिंस a and b आर इंटीजर। तो अगर a और b हमारे इंटीजर है तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है एक रैशनल हो गया, क्योंकि p/q की फॉर्म में है। और अगर ये रैशनल हो गया तो मीन्स √5 भी रैशनल होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। बट हमें तो पता है √5 रैशनल नहीं होता, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल, सो अवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरैशनल। बस इतनी सी चीज लिखकर छोड़ देनी। अब डिजिट कोई भी है, स्टेप्स ये रहेंगे, स्टेटमेंट्स ये रहेगी, है ना इजी। प्रैक्टिस करोगे सब इजी होगा। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, वो भी हमारा रियल नंबर का है। ये टाइप फ्रैक्शन में आ गई। अभी आपको मैंने 2 टाइप्स करा दी, अब थर्ड टाइप अगर आ सकती है तो फ्रैक्शन में आ सकती है। कैसे, देखो इसमें आपको दिया है प्रूफ 1/√2 इज इरेशनल, राइट, 1/√2 इज इरेशनल। प्रूफ 1/√2 इज इरेशनल। जब आपको फ्रैक्शन में आ जाए ना तो क्या करना है, स्टेटमेंट पहले वही रहेगी, लेट 1/√2 इज इरेशनल, देन देयर एग्जिस्ट 2 कोप्राइम इंटीजर a एंड b। फिर हमने उसको इक्वेट करना है। अब फर्क है कि हमें इस फ्रैक्शन को उसी फॉर्म में ले आना है। अगर हम यहाँ पे इसका क्या कर दे, चलो एक मैं लाइन लिख देता हूँ, ये लाइन लिख भी देना कोई दिक्कत नहीं है, टेकिंग रेसिप्रोकल। हमने क्या करना है, इस स्टेप के बाद इस पूरे का रेसिप्रोकल कर देना है। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो ये b/, और √2 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 में जाके देखना कि यहां से लेकर पूरा आगे तक का जो क्वेश्चन होगा सेम वही स्टेप, सेम डिजिट, सब कुछ सेम, सिर्फ आपको क्या करना था, रेसिप्रोकल करना था। अब ये क्वेश्चन वापस वही √2 वाला बन गया। अब सेम वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर वही स्टेटमेंट, सब कुछ वही करना है, सब कुछ वही करना है। देखो आगे वही स्टेप है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, b² आ गया, a² इधर चला गया, फिर वही स्टेटमेंट आ गई, b² इज डिविजिबल बाय 2, तो ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 2। फिर हमने उस b को लेट कर, याद रखना लेट किसको करना है, जिसकी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू निकाली है, b की निकाली तो b को लेट करना है, क्योंकि इसमें b ऊपर चला गया, उसमें b नीचे था, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया। फिर यूजिंग 1 करके इसकी वैल्यू हमने वापस देखो फर्स्ट इक्वेशन में डाली, सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज वही है। स्टेटमेंट फिर दोबारा वही रिपीट, दिस मीन्स दैट a² इज डिविजिबल बाय 2, ऑल्सो a इज डिविजिबल बाय 2। तो दिस implies that a and b have 2 as a common factor, and this contradict the fact that a and b are co-prime, hence 1/√2 is irrational। बस that's it, ये तो क्वेश्चन था। तो रियल नंबर की प्रूविंग में यही क्वेश्चन है, और इसके ज़्यादा प्रूविंग के क्वेश्चंस और कोई है नहीं। देखो मैं अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी हमें बहुत अच्छे से करनी है, सिर्फ डिजिट्स चेंज हो रही है। एनसीईआरटी वाले क्या करेंगे, सिर्फ डिजिट चेंज करेंगे। तो ना हमारा अगला क्वेश्चन भी रियल नंबर का है। पहले स्टार्टिंग में कुछ रियल नंबर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ,
क्योंकि मैंने आपको पहले बोला इसमें 4 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, इनको कर लोगे 4 चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इसमें सारी टाइप्स कवर्ड है आपकी, एनसीईआरटी भी है और कुछ एक्स्ट्रास भी है। हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मुझे पता है आपको आता होगा, बट इसमें स्टेटमेंट्स कैसे लिखनी है उसको समझो। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो 6 की पावर n की जगह आपको 4 की पावर n भी आ सकता है, डिजिट तो चेंज हो सकती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट वही रहेगी। अब कोई भी नंबर डिजिट 0 से एंड तभी होगा जब वो डिविजिबल बाय क्या होगा 10। इन अदर वर्ड्स अगर कोई भी नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब वो 10 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर आपको चेक करना है कि वो डिजिट 0 से एंड होगा या नहीं होगा, उसके अंदर आपके पास 2 और 5 फैक्टर आने चाहिए। अब हमने 6 के फैक्टर बनाए जो आए 2,3 मतलब 2 इंटू 3, बट इसमें प्राइम फैक्टर 2 या 5 नहीं आया। तो अगर 2 और 5 फैक्टर नहीं आ रहा तो मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डिजिट 0 से एंड हो सके। अब मैंने बोला 4 की पावर है ना, 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, उसमें भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब वो भी एक ऐसा नंबर नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की कोई भी वैल्यू तभी हो सकती है डिविजिबल बाय 5 तो जिसकी वजह से प्राइम फैक्टर 5 आना चाहिए, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। तो देयरफॉर 6 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बस स्टेटमेंट्स याद रखो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, याद करो, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है एनसीईआरटी के। देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना वो है, हमारे पास दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ दिया हुआ है 9 और उन दो नंबर का क्या निकालना है एलसीएम। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है दो नंबर जिनका एचसीएफ दिया और एलसीएम निकालना, तो एक फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हमें एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ था, जो एचसीएफ वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13, फिर प्लस आ गया बीच में और एक डिजिट दे रखी है ये, इसमें भी देखो बीच में प्लस आ गया, ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। कंपोजिट वो होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। हमें बस इस क्वेश्चन में ये दिखाना है, इन क्वेश्चंस में, कि इसके मोर देन 1 फैक्टर बन जाएंगे। तो जिसके मोर देन 1 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नाउ हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर लिया, इसमें से देखो हमने ये एक चीज़ ली, ये मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, इसमें से और इसमें से 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ से 7 प्लस 11 बचा, ठीक है, यहाँ से +1 बचा। सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या आ गया 13 इंटू 78। आप चाहे तो यहीं छोड़ दो या और फर्दर 78 के फैक्टर बना दो। तो हमने एक चीज दिखा दी कि इस नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, दैट इज 6 एंड 13। इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। तो नाउ अगला केस, हमने एक लाइन लिख दी, पहले तो ये लाइन लिख दी क्योंकि कंपोजिट नंबर कौन है। अगले में भी यही करना है, देखो इसमें ब्रैकेट लगा दो, इसमें से 5 कॉमन ले लो, जो बचा लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर बना दो। 109 आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, फिर भी इसके दो फैक्टर है 5 और 109 009, फिर भी इसके दो फैक्टर तो बने ना, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में आपको दो फैक्टर्स दिखाने हैं और स्टेटमेंट्स लिख देनी है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन। ये पॉलिनोमियल का सबसे सिंपल क्वेश्चन है 1 मार्कर। आपके पास कुछ पॉलिनोमियल के ग्राफ्स दिए हुए, जैसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स, हमेशा इक्वल टू में y होगा, तो ये y इज इक्वल टू पी एक्स हमारा जो सिंबल है वो पॉलिनोमियल का है जो हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ग्राफिकली जब भी जीरोस निकालने हैं उसका मतलब क्या है, देखो हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करते हैं। बस आपने एक चीज़ रखना, आपने सिर्फ एक्स एक्सिस देखनी है, वाई एक्सिस से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वाई एक्सिस पे वो जितने मर्जी पॉइंट्स पे कट कर रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जैसे फर्स्ट वाला ग्राफ देखो आपका कट कर रहा है ये वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे तो कोई कट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हो गए वो कितने हो गए 0। अभी मैं एक दो चीजें समझा दूं, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन मतलब होता है लीनियर, और लीनियर में आपके जो जीरोज हैं
वो मैक्सिमम कितना निकल सकते हैं 1 और मिनिमम 0, क्योंकि इसमें एक भी 0 नहीं निकल रहा। मान लो यही लीनियर वाला ग्राफ, सपोज करो ये लाइन ऐसे जा रही होती है, तो ये लीनियर, क्योंकि लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब इस केस में ये कट कर रहा है हमारा एक्स एक्सिस को, तो उस केस में जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे फिर 1। तो लीनियर के या तो 0 1 निकल सकते हैं या 0 मैक्सिमम 1। तो लीनियर का मतलब हो गया ये। अच्छा, अब चलते थोड़ा सा हम अगले पार्ट पे। देखो इस ग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है, इस ग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है कि भी ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पर एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हो गए वो कितने हो गए 1। अगले पार्ट में देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे 1 2 और 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 3 हो गए। अगला पार्ट देखो इसके 2 पार्ट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 2। एक चीज याद रखना, जैसे लीनियर होता है ना, ये जो यू शेप बनी हुई ना, यू शेप चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, जैसे मर्जी बन जाए, इसको बोलते हैं मैथ्स की टर्म में पैराबोला। पैराबोला बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनती है ना, तो ये जो पैराबोला होता है ना, ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है। याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो फिगर बनती है वो यू शेप मतलब पैराबोला बनती है, और लीनियर में हमेशा क्या बनती है स्ट्रेट लाइन बनती है। क्यूबिक में कोई फिक्स शेप नहीं होती। तो इस छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना, क्योंकि 1 मार्कर में देखो कुछ भी पूछ लेता है और वही ट्रिकी होते हैं। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल्स का बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इस बेसिक के अंदर भी बहुत सारी चीजें थी समझने वाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी का ही है। अब एनसीईआरटी में ना कुछ मतलब पॉलिनोमियल्स में ना कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, हम वो सारे टाइप्स कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी में, और एक्स्ट्रा भी जो आ सकते हैं कोशिश करो सारे टाइप्स हम कवर कर लें। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अब आपको पता ही है कि जीरोस वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको एक पार्ट दिया 6x² - 3 - 7x। इस क्वेश्चन में से कोई ट्विस्ट करा है। याद रखना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, राइट। इसमें जो ये bx वाली टर्म है ना, वो जान के साइड में दे दी जबकि बीच में होनी चाहिए। तो पहले हमेशा आपको इसको अरेंज करना है, बीच में ले आना है, और कांस्टेंट टर्म इधर। लेकिन जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना, तो याद रखना कोई साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ आप शिफ्ट कर रहे हो बस। उसके बाद जब भी जीरोज ये निकालने हैं तो आपको क्या करना है, पहला मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अब वो आपको आती है। -7x को स्प्लिट कर दिया -9x और 2x में। उसके बाद हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं हमने 2 फैक्टर बनाए, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, और वहां से हमने क्या करा, 2 जीरोज मतलब हमारे जो 2 जीरोज है बेसिकली क्या है, अल्फा और बीटा हमारे निकल गए। तो पहले जीरोज निकालने हैं, उसके बाद इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देना है। तो देखो वेरीफाई कैसे करना है, हमारे 2 जीरोज निकले थे, दोनों को पहले क्या करा, ऐड करा। तो ये सम ऑफ 0 किसके इक्वल आना चाहिए, जो हमारा फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², जो हमारा आएगा 7/6। फिर ऐसे हमने प्रोडक्ट ऑफ 0 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया, जो किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का है हमारा क्वेश्चन के अंदर है, इसका आंसर आ गया -1/2। तो हमारा दोनों साइड क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब इसी टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन और है, देखो हमारे पास दिया हुआ है 4u² + 8u। अब किसी ने आपको फैक्टराइज करना है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, मिडिल टर्म करनी है, कॉमन निकालना है, या आइडेंटिटी लगनी है, ये डिपेंड करता है। तो जैसे अब इसमें क्या था, मिडिल टर्म नहीं हो सकती क्योंकि फॉर्म ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, तो कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में से देखो 4u कॉमन लिया, u + 2 बच गया। यहाँ से दोनों ये भी एक फैक्टर बन गया, ये भी एक फैक्टर बन गया, तो दोनों के इक्वल टू में हमने 0 रखा, और u की 2 वैल्यू निकल गई, एक 0 निकल गई और एक -2 निकल गई। अब इसी क्वेश्चन को आगे हम वेरीफाई कर देंगे, जीरोस थे 0 और -2, पहले दोनों को ऐड कर दो, -2 आ गया, जो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, वही -b/a के अकॉर्डिंग, वो भी आ रहा है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी आ गया हमारा, फिर वो किसके इक्वल होना चाहिए, वही कांस्टेंट टर्म के।
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाई ए के, सी बाई ए, सी यहाँ पे है, ए हमारा यहाँ पे, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ए, सी हमारा इस क्वेश्चन के अंदर देखो कोई है ही नहीं, क्योंकि सी तो होना चाहिए ना कांस्टेंट, है वो है ही नहीं, तो वो जीरो हो गया। और जो हमारा सी बाई ए हमारा क्या होता है, ये जो है यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो 0/2 कितना होता है, जीरो, तो क्या हो गया, इससे हमारा वेरीफाई हो गया। तो एक ये टाइप है, जीरोस निकालो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन टाइप वही आएगी। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल्स का ही है, जीरोस ही निकालने हैं, बस थोड़ी सी टाइप चेंज करी है। देखो कैसे एग्जांपल, बस पॉलिनोमियल चेंज हो गया है, एक्स स्क्वायर -3 हो गया है, वही रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या एक टाइप करी जिसमें मिडिल टर्म हुई, एक टाइप हुई जिसमें हमने कॉमन लेके फैक्टराइज करा, एक हो गया अब जो हम कर रहे हैं जिसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब जैसे एक्स स्क्वायर -3 है, आपको फैक्टर बनाने हैं, आप 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि √3 3 होता है, जिससे कि यहाँ पर ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमारे पास दो फैक्टर निकल गए, एक से एक्स की वैल्यू निकलेगी -3, एक से निकलेगी +3, दो जीरोस आ गए। अब जब दो जीरोस आ गए तो इनको वेरीफाई कर दो, सम ऑफ जीरो, दोनों जीरोस को ऐड करो, जीरो विच इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास आएगा जीरो, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स तो बीच में टर्म ही नहीं है, तो मतलब जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, मतलब 1। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाई करा, √3 × √3 कितना होता है, -3, तो कितना आ गया, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -3 अपॉन 1 करेंगे कितना आएगा, -3, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ पॉलिनोमियल चेंज होगा, बाकी फैक्टराइज करो बाय यूजिंग मिडिल टर्म या कॉमन ले लो या आइडेंटिटी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करो अलग अलग क्वेश्चंस की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, वो भी एक टाइप है एनसीईआरटी की, इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जीरोस निकाल रहे थे, फाइंड कर रहे थे, रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे थे। अब उल्टा है, अब जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are, एक क्लियर लिखा है वर्ड, whose sum and product, मतलब जिसका हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब हमें सम ऑफ जीरो भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमें दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना एक चीज याद रखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। ए की वैल्यू क्या है, आपने फॉर्मूला लिख लिया -b/c, इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है। बी की वैल्यू ऊपर क्या है, 3, क्योंकि 3 है, क्योंकि नीचे ए तो कुछ नहीं, ए की जगह कुछ नहीं है, तो क्या करोगे 1, इसका मतलब ए तुम्हारा 1 हो गया, बी तुम्हारा 3 हो गया और सी तुम्हारा ऊपर 2 हो गया। ठीक है, तो ए बी सी लिखकर फिर उसके बाद आप इसमें एक फॉर्मूला यूज करोगे हमेशा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेयर के इज अ रियल नंबर या कांस्टेंट, ये जरूर लिखना के। अब हमने सम ऑफ जीरो की जगह सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज किया, वहां से हमने निकाला क्या, पॉलिनोमियल वेयर के इज अ, आगे लिख दो रियल या कांस्टेंट। एक चीज रखना, यहां से लेकर ये स्टेप जो ये प्रेजेंटेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन इजी है, अब आपको सर इतने इजी क्वेश्चन आप करा रहे हो, लेकिन याद रखना इजी क्वेश्चन में ही मार्क्स कटते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन नहीं पता, इसी के मार्क्स कट जाएंगे अगर हमने ये सारी चीजें नहीं लिखी तो। इसलिए मैं हर चीज हर टाइप करवा रहा हूं और उसके अंदर क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, इसी चीज को हमें टाइप्स में फॉलो करना है, राइट। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक पार्ट मैंने करा दिया, बाकी पार्ट्स आप लोग और ट्राई करना प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप ट्राई जरूर करना। नाउ अब क्वेश्चन समझो, अब क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे, लेवल इंक्रीज होगा और एग्जाम में आ सकते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and 3, मतलब एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके जीरोस है 2 and -3, राइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जब हमें जीरोस दे रखी और ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके अंदर एक्स की जगह पहले पहला जीरो में कितना दिया हुआ है 2 पुट करेंगे और वहां से एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 2 इसका जीरो है, अगर 2 इसका जीरो है तो इसका मतलब
हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पी एक्स पॉलिनॉमियल होगा उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो जो हमारा ये आया उसको 0 के इक्वल रखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन बना के पहले यहाँ से हम छोड़ देंगे, राइट। एक सेकेंड में आपका कलर चेंज कर देता हूँ। तो अब देखो नेक्स्ट पॉलिनॉमियल में ऐसे जैसे हमने 2 पुट किया था, अब उसी सेम पॉलिनॉमियल में आप क्या करो, -3 पुट कर दो, सॉल्व करो, एक इक्वेशन और बना दो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सेम पॉलिनॉमियल के अंदर ये जो हमारे जीरोस दे रखे हैं दोनों को एक एक बार पुट करना है और दोनों पॉलिनॉमियल के इक्वल टू में 0 रखकर हमें सबसे पहले दो इक्वेशंस बनानी है। अब इन दोनों इक्वेशन को, जैसे आपको लीनियर आता होगा उसमें एलिमिनेशन मेथड वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को देखो ऐड करोगे, ये जो राइट हैंड साइड है ना पॉजिटिव नेगेटिव 6, जैसे ही ऐड करोगे वो कैंसिल हो जाएगी। इधर से जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे तो पॉजिटिव भी नेगेटिव कट जाएगा, 2a + 3a 5a इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है लीनियर में, ए की वैल्यू 0 आ गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन में ए की जगह डाल दो और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, दैट्स इट। तो अब जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पॉलिनॉमियल के, कुछ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है सारे। If 1 0 of the quadratic polynomial is -3 then find the value of k। सारे k की वैल्यूज निकालने वाले टॉपिक्स है। देखो 1 0 का मतलब जो 0 दिया ना, ये एक्चुअली में इसमें x की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनॉमियल में एक स्टेटमेंट लिखेंगे एज -3 is 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो x की जगह अगर वो 0 है तो मतलब x की जगह -3 पुट करेंगे और इक्वल टू में 0 रखेंगे। तो जहां जहां x है देखो हमने उसकी जगह -3 पुट करा, सॉल्व किया और वहां से हमारे पास क्या आ गई, k की वैल्यू। बस ब्रैकेट ध्यान से लगाना, कैलकुलेशन ध्यान से करना और क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। लीनियर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी लीनियर की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है इनफाइनाइट, जिस केस में हमारे पास ये तीनों रेशोज इक्वल होती है। तो कोइंसाइड के लिए हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। कोइंसाइड के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो इक्वेशन दी है ना, एक रूल बना लेना, जो भी एक कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको पहले लेफ्ट साइड में हमेशा लेके चले जाओ। नहीं भी लेके जाओगे गलत नहीं होगा, बट लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। और जो जो वैल्यूज दे रखी है ना पहले लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू, b1 कुछ नहीं है तो -1 हो गया, c1 क्या है 8, सारी वैल्यूज एक बार साइड में लिख लो। ऐसे ही फिर a2 b2 और c2 की वैल्यू लिख लो। ये b2 की वैल्यू +16 है, ठीक है। ये वैल्यूज लिखने के बाद एक स्टेटमेंट लिखो फॉर कोइंसाइड या इनफाइनाइट, कुछ भी लिखा हो, a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये सारी वैल्यू जो आपने ऊपर ये निकाल ली, जो आपने निकाल के साइड में रख दी, ये वैल्यूज इसमें डाल दो, सॉल्व कर दो और पहली ये दो टर्म्स को आपस में इक्वेट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सिंपल क्वेश्चन। देखो डिजिट है मैथ में, पॉलिनॉमियल चेंज हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से कर लो। डिजिट कोई भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पता है भी कोइंसाइड में तीनों को इक्वेट करना है, तीनों में वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है। तो इस टाइप पे हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है बट कंडीशन थोड़ी चेंज है। हमारे पास सेम देखो दो इक्वेशन दी है बट क्वेश्चन में कोइंसाइड की जगह लिख दिया पैरेलल लाइंस और k की वैल्यू निकालनी है। फिर वही सेम हमारे पास दो इक्वेशन है, पैरेलल लाइन को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन में कंडीशन क्या होती है, a1/e2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमने ये सारी वैल्यूज डाली a1 a2 b1 b2 की, और ये जो पहले दो कंसेप्ट है हमें सिर्फ इसको लेना है, इक्वेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और k की वैल्यू निकाल देनी है। और k की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 15/4 विच इज इक्वल टू k। तो ये कंडीशन का ध्यान रखना है। कंडीशन क्या दी है, इनफाइनाइट है, तीनों को इक्वेट कर दो, पैरेलल लाइन है तो तीनों को इक्वेट करो, जिसमें से पहले दो को हमने इक्वल करना है और सॉल्व कर देना है, क्योंकि लास्ट वाला हमारा नॉट इक्वल है।
तो बस इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। हमारा देखो जो अगला क्वेश्चन है वो है लीनियर इक्वेशन का। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + y = 23 एंड 4x - y = 19। दो इक्वेशन दी है। कहता है फाइंड द वैल्यू 5x - 2x एंड y/x - 2। मीन्स हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर ना, पहले ये x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर वो इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देनी है। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन थी, हमने दोनों को ऐड कर, ऐड में क्या हुआ 5 और 5 कट गया क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव थे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 2 ईजी लग रही थी। आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हो। तो 2 में पुट करके हमने y की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद हमने क्या करा, हमारे पास ये जो इक्वेशंस दी हुई थी इसमें x और y की वैल्यू पुट करी, तो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आ गया। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई थी, इसमें हमने x और y की वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो हमारा आंसर इसका भी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, बस x और y की वैल्यू निकालो और जो इक्वेशंस दे रखी है ना उसमें उन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करते हैं। नाउ अब हमारी लीनियर की कुछ है वर्ड प्रॉब्लम्स, ध्यान से समझना। हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन और एग्जाम में काफ़ी बार आया भी हुआ है। क्वेश्चन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। कह रहा है एक पेरीमीटर रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो हाफ है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, उस पेरीमीटर का जो हाफ है वो हमें 36 दिया। जो 36 है ना वो एक्चुअली पेरीमीटर का हाफ है। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 4 मीटर ब्रेड से ज़्यादा है और उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो हाफ है वो हमें 36 दिया हुआ है। हमें डायमेंशंस निकालने, डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो विड्थ और लेंथ मतलब ब्रेड्थ और लेंथ को आप लेट कर लो x एंड y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले उसने बोला कि जो लेंथ थी, ये लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो लेंथ जो थी मतलब y, वो ब्रेड्थ मतलब x से 4 मीटर ज़्यादा है तो उसको 4 ऐड कर दिया, ये x इधर चला गया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब उसने बोला कि जो 36 है वो उसके पेरीमीटर का हाफ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l + b। अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो कितना आ गया x + y, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को हमने लेट करा हुआ है। वो कह रहा है जो पेरीमीटर का जो हाफ है, पेरीमीटर का हाफ कितना हुआ x + y, वो हमें कितना दिया हुआ है 36। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब हम आगे स्टेप पे चलते हैं थोड़ा सा। अगला स्टेप क्या था, ये दो इक्वेशन बन गई। देखो इन दोनों इक्वेशन को अब आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड आते हैं। अब जो सा मर्जी मेथड अप्लाई करो। मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को ऐड करा, कैंसिल करा, y की वैल्यू आ गई, y को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, x की वैल्यू निकाल दी, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। एक चीज़ का याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर ना ये जो लास्ट स्टेटमेंट होती है ना, फाइनल स्टेटमेंट जो आप निकाल रहे हो, लेंथ ब्रेड्थ, ये जरूरी निकालनी है, x और y पे मत छोड़ देना। लास्ट स्टेटमेंट लिखनी है और उसके साथ यूनिट्स भी लगानी जरूरी है। तो ये था हमारा लीनियर का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। नाउ लीनियर का और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज कॉल्ड ग्राफ। ग्राफ का क्वेश्चन आने के चांस हैं, बाकी देखते हैं बोर्ड के एग्जाम में आता है नहीं आता, बट मोस्टली आने के चांसेस होते ही हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीज़ें हैं। ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्या है इस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, वो दो इक्वेशन गिवन है, ये और एक ये। इन दोनों इक्वेशन को का ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ के अंदर जो भी हमारे पास शेप बनेगी, और क्लियरली लिखा हुआ है जो शेप बनेगी वो ट्राइंगल बनेगी। फिर जो भी ट्राइंगल पार्ट बनेगा उसको शेड करना है, और जो शेड करके ट्राइंगल बनेगा उसका फिर हमने फाइनली एरिया भी निकालना है। तो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन है पहले आपको उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, आपके पास इक्वेशन है, इसमें x की जगह जैसे आप 0 पुट करो, y निकाल दो, x की जगह 2 पुट करो, कुछ भी पुट करो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। तो आप सबसे पहले याद रखो इनके सॉल्यूशंस निकालो, सॉल्यूशंस करेक्ट निकालने हैं, और याद रखना कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने जरूरी है, कम से कम 3। अब 3 सॉल्यूशन निकालने के बाद
अगर हम बात करें अब तो क्या करेंगे, हम 3 सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन निकालने के बाद अब हम चलते हैं अपने ग्राफ पार्ट पे। अब हमने क्या करा, ये पॉइंट्स एक एक करके प्लॉट करें। पहली इक्वेशन थी 0,1, तो हमने क्या करा, ठीक, तो पहला कोऑर्डिनेट था 0,1, तो 0,1 कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, x 0 हो गया, y 1 हो गया। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट था 1,2, x यहाँ से देखो 1 था, ये 1 था और यहाँ से आपका 2 था, तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया। उसके बाद था x 2 था, y हमारा 3 था, तो हमने पहले एक कोऑर्डिनेट पुट करा, फिर उसको हमने क्या करा, ये लाइन से ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, हमारा पहली लाइन बन गई। फिर हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया, पहला 4,0 x 4 था, y 0 था, 4,0। देखो अगर y 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, अगर x 0 है तो पॉइंट y पे लाई करेगा। यहाँ पे y 0 था तो पॉइंट x पे लाई कर रहा है। फिर अगला कोऑर्डिनेट 2,0, फिर अगला 0,6। फिर ऐसे क्या करा, इसको हमने देखा, हमने पॉइंट प्लॉट करा और ये इनको हमने ज्वाइन कर दिया। एक और चीज, ग्राफ बनाने के बाद फिर हमने क्या करा, उसने बोला शेड करो। कौन सा, उसने बोला था दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। दीज लाइंस का मतलब हो गया कि ये जो दो लाइंस हमारी बनी है, इन दो लाइंस और एक्स एक्सिस की बात हो रही है। एक्स एक्सिस क्या है, नीचे वाला पार्ट, तो इन एक्स एक्सिस और इनके बीच का जो कॉमन पोर्शन है वो हमारा ये बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। उस ट्राइंगल को क्या कर दो, ये हमने शेड कर दिया। ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे ना, ये सारी लेबलिंग करनी कंपलसरी है। फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन जो दी थी वो भी लिखनी है, सेकंड वाली की जो इक्वेशन दे रखी थी वो भी लिखनी है। याद रखना ये सारी लेबलिंग कंपलसरी है, अगर आप लेबलिंग नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। करने के बाद, शेड करने के बाद उसने बोला था कोऑर्डिनेट्स निकालो। हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या निकला, 2,3। ए क्या निकला, ए हमारा किस पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, -1,0। बी क्या निकला, 2,3। सी कोऑर्डिनेट का है, ये रहा 4,0, वो निकल गया। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद फिर उसने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमेशा कैसे लेना है, जो नीचे का जो मतलब बेस है, ट्राइंगल का जो बेस है, यहाँ से शुरू हो रहा है -1 से और ये 4 तक जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बॉक्सेस काउंट करो, 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारे हो गए 1, ये -1 2 0 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 बॉक्सेस हो गए। तो बेस कितना हो गया, 5। हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी जो बनेगी ना, ये आपकी कहाँ बन रही है, हमारा जो हाइट है यहाँ पे, हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या था, 2,3। ओके, हमारे यहाँ से 2 था और ये 3 था, ये 3 था, सॉरी ये मैं इसको यहाँ ठीक कर देता हूँ, ये 3 हो जाना चाहिए। तो अगर ये 3 हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। मैंने उसको 4 ले लिया, एक्चुअली ये ग्राफ पे नहीं बना हुआ ना, तो एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा था, तो इसको 3, ये 3 पे आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। तो फिर ये हमारा, एक सेकेंड, ये कैंसिल नहीं होगा, तो 8, इसको मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 5 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं होता, इसमें स्क्वायर यूनिट्स लगानी होती है। तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। बाकी इसको ना ग्राफ पे एग्जैक्ट बनाना, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता लग जाएंगे, बट कंसेप्ट हमारा यही रहेगा। तो ये था हमारा ग्राफ का क्वेश्चन। छोड़ना मत, ग्राफ है, लीनियर में इंपॉर्टेंट है। लीनियर में कुछ ही तो टाइप्स हैं, तो वो भी छोड़ दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट। देखो हमारे पास सॉल्विंग में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शंस में दिए, 2 इक्वेशन आपकी फ्रैक्शंस में है। जब भी लीनियर इक्वेशन में फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व करना हो। देखो सॉल्व तो आप अगर मेथड नहीं लिखा, कोई भी मेथड कर सकते हो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड करो, वो आपकी मर्जी है। अगर लिखा है तो फिर वही मेथड अप्लाई करो। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जब भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को पहले क्या करना है,
सिंपल फॉर्म में बनाना है। सिंपल फॉर्म में बनाने का सिंपल तरीका 2 और 3 का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लेके ये जो एलसीएम 6 है वो इधर चला जाएगा, तो उसके बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक सिंपल फॉर्म में। अगली इक्वेशन में भी देखो हमने क्या करा, 2 और 3 था, 6 एलसीएम लिया, यहाँ पे 6 एलसीएम लिया, ऊपर 2x प्लस 3x आ गया, 6 इधर चला गया, 6 कैंसिल हो गया, सॉल्व करा, हमारी सेकेंड इक्वेशन। मतलब इक्वेशन को ना पहले सिंपल बनाओ, सिंप्लीफाई करो थोड़ी सी, उसके बाद देखो मैंने इसमें क्या करा, एलिमिनेशन मेथड यूज करा। एलिमिनेशन मेथड आप ऐसे करो, जो सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, और जो फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है उसको सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। अब इस 2 को सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 9 को भी सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी आपके पास इक्वेशन। फिर नीचे वाली डिजिट की, जो नीचे वाली डिजिट है ना, इनके साइन चेंज करो, हमेशा नीचे वाली डिजिट के साइन चेंज करने, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग हो रही है। ये कैंसिल हो गया, ये -47y आ गया, ये -141 आ गया, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू को मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दिया, पुट कर दिया, सॉल्व करा, और वहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 2। बस इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। बस एक फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई करो और फिर उसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो, है ना इजी, डिजिट कोई भी आए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा रियल नंबर से है, रियल नंबर की वर्ड प्रॉब्लम है। देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सबसे पहला कंसेप्ट था, यहां से मैंने थोड़ा सा एरो बनाया है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, then after how many minutes will they meet again at the starting point? भाई सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक ट्रैक को कवर करने के लिए, और वही चीज़ रवि को 12 मिनट लगते हैं। वो कह रहे हैं अगर दोनों मान लो सेम टाइम पे सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा कि चारों एक जगह पर मीट कर जाए। अब कोई रेस हो रही है, कोई हारना तो पसंद करेगा नहीं, तो हर कोई चाहेगा कि हम कम से कम टाइम में पहुंचे। तो कम से कम का मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो इसमें हमें एलसीएम लेना है, एचसीएफ नहीं लेना है। एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में वहां पहुंचना है, तो दैट मीन्स एलसीएम। तो हम ये जो हमारे पास दो नंबर दिए हैं 18 और ये 12, अब आपको एलसीएम लेना तो आता ही है फैक्टर्स बना के, बस दोनों का एलसीएम ले लो, वो आ गया हमारा 36। इसका मतलब सोनिया एंड रवि विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ये फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिख देना कि 36 मिनट्स के बाद दोनों दोबारा क्या करेंगे, मीट करेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना बिल्कुल भी, टाइम आने के चांस है। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24, 36। अब आप सोचोगे सर ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है तो मतलब यहाँ एचसीएफ निकाल देंगे, नहीं। अगर इस टाइप में एचसीएफ नहीं निकालना, ग्रेटेस्ट का मतलब ठीक है कई हम क्वेश्चंस में एचसीएफ निकालते हैं, बट यहाँ पर नहीं। अगर लिखा हो ना ग्रेटेस्ट नंबर, उसके आगे स्पेशली ये लिखो 6 डिजिट का या 5 डिजिट का या 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। यहाँ पे आपको एचसीएफ नहीं एलसीएम निकालना है। जब लिखा हो ग्रेटेस्ट के साथ 6 डिजिट का या कुछ 5 डिजिट का नंबर बनाओ जो एग्जैक्टली इन तीनों से डिविजिबल हो, उस क्वेश्चन में याद रखना हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपको आता है फैक्टराइजेशन मेथड से, वो आया 72। नाउ अब इस टाइप के स्टेप्स को याद रखना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर उस एलसीएम को हमारे पास 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता है 6 टाइम्स 9 5 होता, तो 5 टाइम्स 9 कंसेप्ट वो रहेगा, बस डिजिट चेंज हो जाएगी, मतलब 5 की जगह 6 हो जाएंगे, 6 की जगह 3 हो जाएंगे। हमें क्या करना है, जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम को उस 6 डिजिट के नंबर से पहले डिवाइड करना है। पूरा डिवाइड करने के बाद याद रखना इसमें आपके पास एक रिमाइंडर आएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को उसी 6 डिजिट नंबर में से माइनस कर देना है, तो हमें एक ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर मिल जाएगा जो एग्जैक्टली इन तीनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। दोबारा समझा रहा हूं, पहले एलसीएम निकालना है,
फिर उस एलसीएम को उस 6 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, जो डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा उसको उसी 6 डिजिट नंबर में से या 5 डिजिट का जो भी नंबर है उसमें से क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। ये चीज़ याद रखना है, स्टेप्स याद रखना है। डिजिट कोई भी हो सकती है बट कंसेप्ट और स्टेप्स यही होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना, चांसेस हैं आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का, अगेन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या समझ आया? रूट मतलब जीरो, एक पॉलिनोमियल दिया है जिसका रूट दूसरे एक रूट मतलब एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। के की वैल्यू निकालो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में करना है, फर्स्ट जीरो को आप अल्फा लेट कर लोगे तो अदर जीरो हमारा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमें सम ऑफ जीरो यूज करना है या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि जो के की वैल्यू वो सी की टर्म्स में दी है, कांस्टेंट टर्म है। अगर के यहाँ पे बीच में होता तो हम सम ऑफ जीरो यूज करते। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय। अब जीरो क्या थे, अल्फा और 1/अल्फा, जो कट जाएंगे 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, k/5, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल गई, 5। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ लैंग्वेज समझनी है। रेसिप्रोकल वाले में हमेशा क्या करना है, पॉलिनोमियल कुछ भी है, एक को अल्फा लो दूसरों को 1/अल्फा लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज करो और k की वैल्यू निकाल दो। सम भी यूज हो सकता है लेकिन अगर k की वैल्यू कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही यूज होगा। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का है, अगली एक टाइप है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, पहले रेसिप्रोकल था ना, अब बोला नेगेटिव ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट जीरो को आप अल्फा मान लो, उसने बोला दूसरा जीरो नेगेटिव है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा। बीटा नहीं लेना, माइनस अल्फा। एक्चुअली में है ये हमारी बीटा की वैल्यू बट वो माइनस अल्फा होगी। हम क्या करेंगे, अब देखो मैंने क्या बताया, के कहाँ पे आ गया, इसमें बीच में आ गया, तो अब हम सम ऑफ जीरो यूज करेंगे। कांस्टेंट नहीं है, अब बीच में आ गया, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला -b/, सम मतलब इन दोनों जीरोस को ऐड करो, कितना आ गया, 0 आ गया। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला यूज करो, सम ऑफ जीरो क्या आएगा, -42 k²/14, और सम ऑफ जीरो हमने क्या निकाला है यहाँ पर, 0, इक्वेट करा 0 के साथ, और देखो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, =0। बस यही चीज समझाना चाह रहा था। रेसिप्रोकल में 1/अल्फा कर दो, नेगेटिव में -अल्फा कर दो, वहां प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिया, यहाँ हमने सम ऑफ जीरो ले लेना है। बस डिपेंड करता है k कहाँ पर है, कांस्टेंट की जगह है या x का कोएफिशिएंट b की जगह है, उस पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ सारी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, डिजिट चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, वही सेम के की जगह कहती है, पी की वैल्यू निकालो, पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे बोला था पहले रेसिप्रोकल, फिर हो गया नेगेटिव ऑफ द अदर। अब देखो क्या कह रहा है, 1 रूट इज 6 टाइम्स द अदर। पहले बोला था नेगेटिव है, एक बार बोल दिया रेसिप्रोकल, अब बोल रहा है 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 7 टाइम्स, कुछ भी बोल सकता है। अब एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला यूज करो। अब देखो यहाँ पे हमें दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, क्योंकि जब कोई वेरिएबल ए की जगह आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट की जगह आ जाए ना, तो कई बार दोनों फॉर्मूलेस भी यूज करने पड़ते हैं। हमने पहले सम ऑफ जीरो यूज करा, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस 6 अल्फा -b/a के अकॉर्डिंग, 6 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 7 अल्फा। यहां से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली जो निकली 2/p, p की टर्म में ही आएगी। फिर इसी क्वेश्चन में हमने देखो अल्फा बीटा की क्या निकाली, फिर दोबारा हमने वैल्यू निकाली। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था वो देखो, चीजों को समझो। ये देखो मैं आगे करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और 6 अल्फा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, 8/p। अब अल्फा की जगह ये जो ऊपर अपने अल्फा की वैल्यू निकाली है 2/p, ये इसमें डाल दो, 2 का स्क्वायर कर दो, ये आ गया 4, नीचे p²। अब यहां से इसको सॉल्व करो, ये p² इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p की वैल्यू आ जाएगी। बस सॉल्व ध्यान से करना, कंसेप्ट वही था, रेसिप्रोकल हो गया, नेगेटिव हो गया, 6 टाइम्स हो गया, ऐसे कुछ भी दे दे, कंसेप्ट वही रहेगा। तो क्लियर हो रही है टाइप्स।
मज़ा आ रहा है पढ़ने में? चलो आगे चलते हैं। ना हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी पॉलीनॉमियल्स का इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब एक टाइप है, एक पॉलिनोमियल दे रखे हैं जिसके जीरोज है अल्फा और बीटा। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक और पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोज है 3 अल्फा एंड 3 बीटा। मीन्स एक टाइप कैसे पहचाननी है, एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके जीरोज है अल्फा और बीटा, एक पॉलिनोमियल और निकालनी है जिसके जीरोज है 3 अल्फा एंड 3 बीटा। हमें क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, जो हमें दे रखा है, पहले उसके जीरोस मतलब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैलकुलेट कर लो। जो हमारे पास आ गए 3/2 एंड 1/2। अब जो हमें एक और पॉलिनोमियल बनानी है ना, उसके लिए हमें सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ जीरोस दी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरोस कितने दे रखे थे हमारे पास, 3 अल्फा और 3 बीटा। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 3 अल्फा। इन दोनों में से क्या कर दो, 3 कॉमन ले लो, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाली थी, 3/2 डाल दी। 3 अल्फा और 3 बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 9 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर क्या निकाली थी 1/2, इसमें डाल दो 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगी। पॉलिनोमियल क्या आएगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास एक पॉलिनोमियल आएगी। वो पॉलिनोमियल हमारे पास आएगी, एक सेकेंड, हाँ देखो, ये हो गया 9/2x और इधर से हो गया 9/2। अब आपको फ्रैक्शन में नहीं छोड़नी, अब अपॉन में क्या है 2 है, 2 बाहर आ जाए, मतलब 1/2 बाहर कॉमन ले लो, 2 का मतलब हाफ कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बस, तो एक पॉलिनोमियल दी थी, दूसरी हमें निकालनी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस करो, मैं आपको टाइप्स करा रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठा लो और करते जाओ। बट अभी तो आप एक एक टाइप करो, डिजिट चेंज हो सकती है, एक एक टाइप की प्रैक्टिस और कर लेना। ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं हम लोग स्पेशल केस, इसे हम स्पेशल केस के नाम से जानते हैं। लीनियर इक्वेशन का स्पेशल केस कैसे पहचानते हैं, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड इक्वेशन की y का कोफिशिएंट सेम होगा, राइट। फर्स्ट इक्वेशन की y का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन की x का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखो, ये सेम हो रहे हैं, इंटरचेंज। ये टर्म कोई भी हो सकती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कुछ है ये तो स्पेशल केस है। क्या करेंगे, हमारे पास ये दो इक्वेशन है, सबसे पहला स्टेप एडिंग 1 एंड 2 करेंगे। एक बार एडिंग करेंगे दोनों इक्वेशन को और एक बार सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, बस यही करना है। एडिंग करेंगे, इन दोनों को ऐड करा, ये आ गया, इन दोनों को ऐड करा, ये आ गया, इन दोनों को ऐड करा, ये आ गया। इसमें से 200 कॉमन लिया, 200 इधर जाके डिवाइड हो गया, एक क्वेश्चन आपकी सिंपल फॉर्म में आ गई। इससे क्या होगा, क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे हमने क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1। अगर आप सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करोगे 2x आ जाएगा, 99 में से 10 माइनस करोगे तो -2y आ जाएगा। 2 कॉमन ले लो, 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, एक इक्वेशन और बन गई। अब जब क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ गया, अब इन दोनों को वही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया। जब मैंने नीचे के डिजिट के साइन चेंज करे, ये भी कैंसिल, y + y 2y और y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमने दो इक्वेशन बनाई थी, न्यू वाली इक्वेशन मतलब ये 3 और 4, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू निकाल दो। मैंने 3 में पुट कर दी और वहां से x की वैल्यू निकल गई। इसे बोलते हैं स्पेशल केस, मतलब कोई हमने नाम दिया इसको स्पेशल केस। क्वेश्चन आएगा सॉल्व करो, आपको इक्वेशन को पहचानना है। अगर आपको कुछ इस टाइप की डिजिट नजर आ रही, समझ जो स्पेशल केस है उसमें एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके क्वेश्चन को पहले सिंपल बनाओ, फिर उसको आगे फर्दर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, दैट्स इट। ना हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, लीनियर की एजिस वाली टाइप है हमारी। देखो कैसे करनी है। क्वेश्चन है फादर की जो एज है ना, फादर की, वो ट्वाइस है
उनके दोनों चिल्ड्रन की एजेस के सम के, राइट। 20 साल बाद उसके फादर की एज, हिज मतलब उसके फादर की एज उन्हीं चिल्ड्रंस के एजेस के सम के क्या हो जाती है, इक्वल। इक्वल। अब बताओ फादर की एज क्या होगी। फादर की एज को आप एक्स मानो और दोनों चिल्ड्रंस की एज को इकट्ठे आप वाई मानो, मतलब दोनों की एज हो गई वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है जो फादर की जो एज है ना वो उनके चिल्ड्रंस की एज के ट्वाइस है, मतलब फादर की एज इक्वल है दोनों चिल्ड्रंस की एज के ट्वाइस के। तो x इज इक्वल टू 2y, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आगे फिर दोबारा क्या बोला है उस चीज को समझो। क्वेश्चन में ये बोला गया है आफ्टर 20 ईयर, मतलब 20 साल बाद। अब 20 साल बाद फादर की एज कितनी हो गई, ये चिल्ड्रंस की कितनी हो गई, अच्छा चिल्ड्रन की 40 की हुई क्योंकि दो चिल्ड्रन थे, एक की 20 बढ़ेगी 20 साल बाद तो दूसरे की भी तो 20 बढ़ेगी ना। तो याद रखना y+20 नहीं करना, y+40 करना, बस यही गलती हो जाती है। अब उसने बोला था दोनों की जो एज है 20 साल बाद, मतलब फादर की और दोनों चिल्ड्रंस की वो इक्वल है, इसलिए हम फादर की एज और जो चिल्ड्रन की एज आई है आफ्टर 20 ईयर दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे। हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। y की निकालेंगे, उसको हमने जो इक्वेशन बनाई है फर्स्ट, y की वैल्यू उसमें डालेंगे तो x की आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x हमने किसको लेट करा था, फादर की एज को। तो देयरफॉर हमारे पास फादर की एज कितनी आ गई, 40 ईयर्स। क्लियर है। तो देयरफॉर फादर की एज कितनी आ गई हमारे पास, 40 ईयर्स। ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एजेस वाली टाइप है, अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है सारी। क्वेश्चन देखो, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for each correct answer which नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कुछ एंड हाफ मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो 1 मार्क मिलेंगे और अगर आप कोई आंसर रॉन्ग करोगे तो उसके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जयंती ने 120 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करे और उसके 90 मार्क्स उसने स्कोर किए। तो बताओ उसने करेक्ट आंसर कितने दिए। हमें टोटल क्वेश्चंस दिए हुए हमें करेक्ट निकालने हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो उसने करेक्टली अटेम्प्ट करे हमने मान लिया वो करे x। टोटल क्वेश्चन कितने थे 120 में से करेक्ट कितने थे x। अगर हम 120 में से जो करेक्ट थे वो माइनस कर दे तो हमारे पास रॉन्ग आंसर कितने आ गए 120 माइनस x। अब देखो अब हम मार्क्स निकालेंगे, पहले क्वेश्चंस की बात हो रही थी अब मार्क्स निकालेंगे। एक राइट आंसर का 1 नंबर मिलेगा, टोटल राइट आंसर कितने थे x, तो टोटल राइट आंसर के मार्क्स कितने हो जाएंगे 1x। एक रॉन्ग आंसर का हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा, टोटल रॉन्ग आंसर कितने थे 120 माइनस x, तो 120 को हाफ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। याद रखना जो टोटल मार्क्स होते हैं ना वो हमेशा अगर हम करेक्ट आंसर में से इनकरेक्ट आंसर क्या कर दें, इनकरेक्ट आंसर अगर हम माइनस कर दें टोटल मार्क्स में से, अगर हम करेक्ट में से इनकरेक्ट माइनस कर दे तो टोटल मार्क्स आते हैं। जब भी ऐसी कोई टाइप आए तो हमेशा याद रखना आपको करेक्ट में से इनकरेक्ट माइनस करना है और इक्वल टू में हमेशा टोटल मार्क्स रखने। टोटल कितने थे 90 मार्क्स, करेक्ट कितने थे x, इनकरेक्ट कितने थे हाफ ऑफ 180 माइनस 120 माइनस x। अब यहाँ से हमने क्या करा ब्रैकेट ओपन करे एलसीएम लिया और हम क्या करते चले गए सॉल्व करते चले गए। और जब यहाँ से हमने सॉल्व करा तो हमने देखा यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 100 और इसका मतलब हो गया x हमने लेट करा था करेक्ट आंसर को, तो हमारे पास जो टोटल आंसर जो करेक्ट हो गए वो कितने हो गए 100 क्वेश्चंस। मतलब 120 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चंस उसके करेक्ट थे, इसका मतलब इनकरेक्ट कितने हो गए 20 हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे करने होते हैं, बस इतना याद रखना करेक्ट माइनस इनकरेक्ट इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी तक हम पॉलिनोमियल्स लीनियर के कर रहे थे, हम थोड़े क्वाड्रेटिक में चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यही चीज समझने वाली थी। अभी तक हम एनसीईआरटी में क्या करते थे, या तो आपको डिस्टिंक्ट दिया होता था या नो रियल रूट्स या इक्वल रूट्स,
लेकिन अब आपके पास डिस्टिंक्ट रियल नो कुछ नहीं लिखा, आपको सिर्फ लिखा है रियल रूट्स। याद रखना रियल रूट सिर्फ दो ही केस में एग्जिस्ट करते हैं, या तो डिस्टिंक्ट या इक्वल। डिस्टिंक्ट और इक्वल दोनों में रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ रियल लिखा है, इसका मतलब खाली अगर रियल लिखा है तो वहाँ पे डिस्टिंक्ट और इक्वल दोनों की बात हो रही है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डी निकलेगा उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के इक्वल रखेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब ये। तो हमें इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। बस ये वैल्यू डालो, पहले डी निकालो, स्टेटमेंट लिखो फॉर रियल रूट्स डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर डी की वैल्यू डालो और उसको सॉल्व कर दो। 3 कॉमन ले लो, यहाँ से के स्क्वायर माइनस 16 का मतलब 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे के की दो वैल्यूज आएगी, एक -4 और एक +4। यहाँ से -4 निकल गई और एक 4 निकल गई। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू +4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत छोड़ना इस टाइप को। अगर खाली डिस्टिंक्ट आए तो ग्रेटर देन लगा देना, इक्वल टू आए तो इक्वल टू लगा देना, अगर खाली रियल आए तो दोनों साइन को कंबाइन कर देना और सॉल्व कर देना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये टाइप है, अच्छे से करना, बार बार बोल रहा हूँ अच्छे से करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर मतलब स्क्वायर जैसे हमारे नॉर्मल स्क्वायर्स होते हैं, ये दो स्क्वायर्स के एरियाज का सम भी दिया हुआ है और उन्हीं के पेरीमीटर का डिफरेंस भी दिया हुआ है। हमें दोनों स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो स्मॉलर स्क्वायर मान लो, दो स्क्वायर, एक लार्जर और एक स्मॉलर मान लो। स्मॉलर स्क्वायर की साइड को x मान लो, लार्जर स्क्वायर की साइड को y मान लो। पहले में बोला हुआ है उनके एरियाज का सम दिया है 468। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड हमारे पास y थी तो दोनों का पेरीमीटर हो गया 4x माइनस 4y। 4 कॉमन ले लो, 4 इधर जाके डिवाइड करेगा, एक इक्वेशन और बन गई। तो ये जो दो इक्वेशन बन गई, अब सेकंड इक्वेशन में जो 6 प्लस वाई आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह डाल दो। देखो मैंने y की जगह डाल दिया, x की जगह वैल्यू, मतलब कहने का मतलब x की जगह ये वैल्यू डाल दी। अब ये आ गया 6 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या करोगे, आइडेंटिटी यूज करोगे और सॉल्व कर दोगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आइडेंटिटी के बिना आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। चलो देखो कैसे करते हैं। आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी होल स्क्वायर, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करा, ये 36 इधर चला गया, मतलब सॉल्व करते करते हमने इसकी क्वाड्रेटिक बनाई। अब क्वाड्रेटिक बनाने के बाद वही इसमें से फिर 2 कॉमन लिया, 2 इधर जाके क्या हो गया, 0 हो गया। क्वाड्रेटिक बनने के बाद उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, एक्स वाई की दो वैल्यूज निकल गई। आपको पता है क्वाड्रेटिक का एक रूल है, क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम्स में ना नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो गई तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि उसकी स्मॉलर साइड कितनी होगी और लार्जर साइड कितनी होगी। बस इस वाई की वैल्यू को आपने जो स्टार्टिंग में लेट किया था वाई, जो हमने साइड पुट, उसमें पुट कर दो वैल्यूज, तो आपको स्मॉलर साइड और लॉन्गर साइड की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। तो ये थी हमारी अगली वर्ड प्रॉब्लम। तो 2-3 बार इसको रीड करना, समझ आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं हो रहा तो 2-3 बार अपना बैक करके अपना क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से समझना, तो चीज़ समझ आएगी। कई बार एक बार में चीज़ नहीं समझ आती, 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ आ जाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक न्यू कंसेप्ट है, क्वेश्चन न्यू है लेकिन वही मिडिल टर्म का ही कंसेप्ट है। देखो जब भी आपको है सॉल्व फॉर एक्स, मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन क्या दिए, कुछ ऐसी फॉर्म अगर आ जाए, इधर रूट में आ जाए, तो आपको पहले क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनानी है। आप सबको पता है क्वाड्रेटिक की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इस फॉर्म में हर बार क्वाड्रेटिक को बनाना है।
हमारे पास इक्वेशन दिया है, जब भी रूट दिया हो ना, सबसे पहले इस टाइप में क्या करना है, जो एक्स दिया ना जो रूट में नहीं है उसको हमेशा पहले शिफ्ट करना है। एक्स की जगह कोई भी डिजिट हो पहले उसको शिफ्ट करना है जो रूट में नहीं है। तो एक्स को इधर शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद दोनों साइड की याद रखना स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे और आइडेंटिटी लगा के सारी टर्म्स को शिफ्ट करके देखो स्टेप बाय स्टेप देखो हम उसकी क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की दो वैल्यूज़ निकालेंगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस एक स्टेप समझना है कि ये जो पहले रूट में दे रखा होता है इसको इधर शिफ्ट करेंगे, दूसरे स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, उससे रूट हट जाएगा, फिर ए माइनस या ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करके उसकी क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके वहाँ से एक्स की दो वैल्यूज़ निकालेंगे। ये था क्वाड्रेटिक का सॉल्विंग का क्वेश्चन। बाकी पॉलिनोमियल कोई भी है, सिंपल भी आ सकता है जैसे एनसीईआरटी में होते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी था, एक नया कंसेप्ट था, ये ज़रूरी था। और बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के अंदर तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना ज़रूर। अब हमारा है नया क्वेश्चन, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी हमने टाइप करी के की वैल्यूज वाली, के की वैल्यू निकालो और कह रहा है इक्वल रूट्स के लिए के की वैल्यू निकालो। इक्वल में तो कुछ है ही नहीं, बस डी को इक्वल टू, जैसे हमने रियल रूट्स वाला करा था। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले डी निकालना है, जो डी आएगा उसके इक्वल टू में 0 रखना है और के की वैल्यू निकाल देनी है। बट एक चीज़ का याद रखना, जब भी हम कोई स्क्वायर इधर जाके रूट बनाते हैं और उसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं ना, तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में देना होता है। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर हमेशा याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव में देना होता है, खाली पॉजिटिव मत देना, नेगेटिव में भी देना होता है। तो बस क्या था, इक्वल रूट्स में, इक्वल रूट्स का मतलब होता है डी इज इक्वल टू 0, तो पहले डी की वैल्यू निकालना, उस डी को इक्वल टू में 0 रखना और वहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट कर देना। तो बस ये एक टाइप थी हमारी। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आ रखे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, एक नंबर दिए 27 जिसको दो पार्ट्स में कहता है डिवाइड करो। यहाँ पे डिवाइड का मतलब वो वाला डिवाइड, डिवाइड का मतलब बांट देना, दो हिस्सों में बांट देना, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, सच दैट उनके रेसिप्रोकल का जो सम है ना वो 3/20 है। मीन्स दो पार्ट्स में से एक पार्ट अगर हमारा x है, क्योंकि ये जो 27 को डिवाइड करने की बात करें, डिवाइड मतलब एक तरह से ये डिवाइड का मतलब हो गया ये उन दो पार्ट्स का सम है। यहाँ पे डिवाइड का मतलब उन दो पार्ट का सम है, टोटल है। तो अगर एक पार्ट हमारा x है तो दूसरा 27 माइनस x होगा। अब उसने बोला इन दोनों पार्ट्स के रेसिप्रोकल का सम, मतलब फर्स्ट पार्ट का रेसिप्रोकल ये हो गया, सेकंड पार्ट का रेसिप्रोकल ये हो गया, उन दोनों का जो सम है वो 3/20 है। अब यहाँ से क्या करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वहाँ से पहले हमने क्वाड्रेटिक बनाई, फिर उसकी देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, दो फैक्टर बनाए, एक से x की वैल्यू निकलेगी +12, एक से निकलेगी +15। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना, इसका मतलब हमारे दोनों पार्ट्स क्या होगा, एक 12 और एक 15। अगर एक वैल्यू नेगेटिव आती तो नेगेटिव वैल्यू हम क्या कर देते, रिजेक्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम में नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बस ये था क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वही वर्ड प्रॉब्लम है, ये अब टाइप है फ्रैक्शंस वाली। देखो क्या लिखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर से ज़्यादा ना, तो आप न्यूमरेटर को एक्सलेक्ट करो। तो डिनोमिनेटर क्या बोला है, न्यूमरेटर का ट्वाइस मतलब उसका 2x, उससे 1 ज़्यादा है मतलब 1 प्लस कर दो। फिर कहते हैं द सम ऑफ द फ्रैक्शन, अब एक न्यूमरेटर हो गया x, डिनोमिनेटर कितना हो गया 2x + 1, और अगर मैं इन दोनों की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो क्या बनेगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कह रहे हैं ये जो इनकी फ्रैक्शन आई है हमारी, ये उसी के रेसिप्रोकल फ्रैक्शन और इसी के रेसिप्रोकल का जो सम है वो दिया है। मतलब जो फ्रैक्शन आई है उसी का रेसिप्रोकल कर दो और उन्हीं दोनों का सम कर दो और इक्वल टू में 216/21। अब यहाँ से वही देखो नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम तो सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर ये a प्लस बी होल स्क्वायर की देखो यहाँ आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी लगाने के बाद फिर हमने क्या करा, दोबारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा अगेन फिर हमने फिर इसको सॉल्व किया। तो मेन चीज़ क्या है,
आइडेंटिटी लगानी ज़रूरी है। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर दोबारा इसको मिक्स्ड को यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। बस कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या बनाया, क्वाड्रेटिक बनाई, देन उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमने क्या करा, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, वही जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते आए हो करते चले जाओ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, उसमें से 11x कॉमन ले लिया, x-3 बचा, 7 कॉमन लिया, x-3 बच गया। दो फैक्टर बनाए, x की एक वैल्यू निकली -7/11, एक निकली +3। नेगेटिव वैल्यू हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग 3/7। तो ये जो x की वैल्यू 3 है, वो जो हमने फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर को x लेट करा था, डिनोमिनेटर 2x + 1 था, न्यूमरेटर कितना हो गया x, तो 3। अगर 3 इसमें डालोगे 3 2 6/7, तो हमारे पास फ्रैक्शन कितनी आ गई, 3/7। तो ये थी हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो, एनसीईआरटी के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी अच्छे से करना, बिल्कुल मत छोड़ना। और ये जो हमने आपको इन लेक्चर्स में वर्ड प्रॉब्लम्स कराई है, बस ये करना सफिशेंट है। काफ़ी सफिशेंट वर्ड प्रॉब्लम्स करवा दी हैं, जो आपके लिए इन 4 चैप्टर्स के अंदर सफिशेंट रहेगी। तो जो भी इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स के, लीनियर के, क्वाड्रेटिक, और प्रीवियस 2 वीडियोस में जो भी हमने करा है, इन सब में आपके रियल नंबर वगैरह के सारे टाइप्स कवर हो चुकी हैं। इनके साथ एनसीईआरटी ज़रूर करना, एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल के साथ रिवाइज करके ज़रूर जाना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, राइट। हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें कोई मिडिल टर्म नहीं करनी। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सेम आएगा, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ना डिजिट भी चेंज नहीं होती। इनमें हमें सिर्फ क्या करना है, ये ब्रैकेट्स खोलने हैं। एक्स को देखो, दोनों से आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दिए, तो आपके पास ना ऑलरेडी फैक्टर बन चुके हैं, आपको फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले फर्स्ट और ये जो लास्ट वाला है, मतलब ए वाला और ए वाला क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। हम देखेंगे रीग्रुपिंग करेंगे जिससे हम कॉमन निकाल सके, और इन दोनों को हम अलग से अरेंज कर देंगे। फिर इन दोनों में से भी देखो, ए एक्स कॉमन लिया, बी एक्स माइनस सी बच गया। यहाँ से हमने b कॉमन लिया, बी एक्स माइनस सी बच गया। उसके बाद यहाँ से जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए। दोनों फैक्टर से हमने क्या करा, एक एक करके x की वैल्यू निकाल दी। तो देयरफॉर हमारे पास क्या निकल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल गए। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर बनाओ, या अगर फैक्टर बने बनाए हैं तो ब्रैकेट्स खोलो, कॉमन लो, और दो x की वैल्यूज निकालो, मीन्स दो रूट्स निकाल के छोड़ दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे करे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से करके जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बस ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन थोड़ा सी ट्रिकी है, बाकी तो क्वेश्चन इजी है। देखो, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप आपने सिर्फ ये देखना है, जो 2x दिया ना, इसको आपने इधर ले जाना है, जो इधर जाके -1/2x हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। पहले स्टेप में देखो, दोनों साइड हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने देखो ब्रैकेट्स खोले। ब्रैकेट्स खोलने के बाद ये 2x कट गया, ये बच गया। फिर यहाँ से एक्चुअली इन दोनों में से ध्यान से देखो, हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, जिससे 2a + b हो जाए, क्योंकि ये 2a + b इधर जाके इस 2a + b से कैंसिल हो सकता है। तो जब ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये हमारा 2ab है, जब इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा ये। फिर यहाँ पर क्या करो, आप अपने ब्रैकेट्स को क्या कर दो, ओपन कर दो। जैसे ही आप अपने ब्रैकेट्स ओपन करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, देखो अरेंज करना है। मतलब जो राइट हैंड साइड है ना सारी, ये आप सारी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और इक्वल टू में 0 रख दो। उसके बाद वही फैक्टर्स बना दो। तो हमने क्या करा, देखो 2ab और 2bx को अरेंज कर लिया, और इसको अरेंज कर दिया, जिसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी रीग्रुपिंग करी थी। फिर वही कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद दो फैक्टर्स बना दिए, और दोनों फैक्टर से हमने क्या करा, x की दो वैल्यूज निकाल दी। एक निकल गई -a, एक निकल गई आपकी यहाँ से b/2। ये आपका जो है ये b है, b/2। एक निकल गई माइनस और एक निकल गई b/2। ये मिल गए हमारे दो रूट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस की डिजिट सेम आती है, अगर आएगा तो सेम आएगा।
तो इन क्वेश्चंस के स्टेप्स को ढंग से प्रैक्टिस कर लो कि एक एक स्टेप आपके दिमाग में बैठ जाए, याद होना चाहिए अगला स्टेप में क्या करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, कैलकुलेशन ध्यान से करोगे, तो कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, प्रूविंग का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, अच्छे से करके जाना, छोड़ना मत। क्वेश्चन कहता है इफ द इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन दी है, हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना कि आपको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हमारे पास बस डी, बी की जगह आपने क्या करना है, डी का फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी बी ए सी की वैल्यू दे रखी है वो इसमें पुट कर दो। पुट करके देखो स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया। अब एक लाइन लिखो, फॉर इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इजी वे बता रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन में कैलकुलेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करोगे, जब वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो ये जो माइनस वाली टर्म है ना, ये पहले आप यहाँ से राइट हैंड साइड में ले जाओ, जो पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं तो माइनस की वजह से कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर देखो एक एक करके ब्रैकेट खोलो, पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट खोलो, सेकंड वाला एज इट इज रहने दो, फिर इन दोनों ब्रैकेट को खोल दो। ब्रैकेट खोल के ना फिर ये सारी टर्म्स वापस इधर ले आओ और इधर जाके साइन चेंज कर दो। फिर देखो ये कैंसिल हो गया, आपके पास जो टर्म्स बची 1 2 और ये 3 बची, इन तीनों में से क्या करो 4 कॉमन ले लो, आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि 4 तो इधर जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, ये जो माइनस सी है वो तो इधर चला गया, प्लस सी हो गया, और इन दोनों में से क्या करो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, एक एक स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है। और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर फिर बोल रहा हूँ, डिजिट सेम आती है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट टाइप सेम आती है, अगर आएगी तो सेम आएगी। एक एक स्टेप को ध्यान से प्रैक्टिस करो, 1-2 बार स्टेप्स दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि एक बार में नहीं होगा, 1-2 बार करोगे तब जाके चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन कहता है इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका जो रूट है वो -5 है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, मतलब इसमें 2 इक्वेशन है। पहले जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है ना, उसके अंदर ये -5 पुट करके आपको पहले p की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है, क्योंकि इस p का यूज़ बाद में आएगा। फिर उसने बोला कि ये जो इक्वेशन दी हुई है हैज़ इक्वल रूट्स। अब आपको पता है इक्वल रूट्स का मतलब होता है d इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले d निकालेंगे, फिर d निकालने के बाद फिर जो d आएगा हमारे पास, जो भी हमारे पास d आएगा, उस d के अंदर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d आ गया, d आया आपके पास ये, उसके बाद यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी 7/4। एक चीज़ याद रखना है, जो p की वैल्यू अपने ऊपर 7 निकाली है वो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट कर देंगे, p की जगह पुट कर देंगे, इसलिए p की वैल्यू निकाली हुई थी, p की जगह पुट कर देंगे और k की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस टाइप में देखो पूरी मैथ्स में सिर्फ डिजिट चेंज होती है, कंसेप्ट्स भी यही होती है, टाइप भी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो बस डिजिट्स का फर्क होता है और कुछ नहीं है। डिजिट के लिए आप डिफरेंट क्वेश्चंस इस टाइप के प्रैक्टिस करो। अब ये हमारे इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की एक वर्ड प्रॉब्लम की एक टाइप है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, वर्ड प्रॉब्लम्स की कोई भी टाइप मत छोड़ना, जितनी भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड इतनी है 8 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है तो उसे 5 घंटे लगते हैं। तो बताओ स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पहले हमेशा अपनी स्ट्रीम की स्पीड को लेट करना है और बोट की अपस्ट्रीम के केस में और डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड हमेशा निकालनी है। देखो अपस्ट्रीम में हमेशा माइनस करना है और डाउनस्ट्रीम में हमेशा प्लस करना है, क्योंकि अपस्ट्रीम का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में और डाउनस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में। तो पहले बोट की स्पीड दोनों केस में आप कैलकुलेट करके छोड़ दो। अब आपको पता है टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहले केस में वो अपस्ट्रीम गया 15 और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी 8 - x। दूसरे केस में वो डाउनस्ट्रीम गया, डाउनस्ट्रीम में कितना कवर करा 22 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी निकाली थी हमने 8 + x, और दोनों का टोटल टाइम कितना था 5। बस इतना समझना है, एक बार इक्वेशन बन गई समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद वही देखो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करा, फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व करना शुरू किया। तो सारे ब्रैकेट्स खोले, एक एक स्टेप करके आप सबसे पहले उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। फिर उसके बाद उसकी देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, -15 + 8 करेंगे -7 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -24 भी आ जाएगा। फिर वही कॉमन लिया, x की 2 वैल्यूज़ निकाली,
अब हम ये वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। देयरफॉर इस वजह से हमारी जो स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के केसेस हैं, इनको भी एक एक स्टेप करके ध्यान समझना, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगी, कंसेप्ट वही रहेगा। नाउ देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो ये था, 2 टैप वाटर कैन फिल अ टैंक, मतलब 2 टैप वाटर मिल के एक टैंक को 9 3/8 आवर में फिल करते हैं। लार्जर डायमीटर वाले टैप को 10 घंटे कम लगेंगे स्मॉलर वाले से। अब बताओ अगर दोनों सेपरेटली फिल करते हैं तो दोनों को कितना कितना टाइम लगेगा। मान लो स्मॉलर टैप को टाइम लगेगा x आर, तो लार्जर वाले को उससे 10 घंटे कम लगेगा, मतलब x - 10। अगर स्मॉलर वाले को टोटल टाइम कर रहा है x आर लग रहे हैं, तो 1 घंटे में वो कितना करेगा, 1/x। अगर लार्जर वाले को टोटल कितना लग रहा है, x - 1 x - 10, तो उसको 1 घंटे में कितना लगेगा, 1/x - 10। दोनों मिलके दोनों का टोटल टाइम कितना था, 9 3/8 आवर। तो हमने इसको क्या कर दिया, 9 3/8 आवर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इक्वल टू में 1 क्यों रखा, क्योंकि दोनों मिलके एक टैंक को फिल कर रहे हैं। अब 9/38 को चेंज किया 75/8, जो आपका 75/8 देखो जब इधर जाएगा तो इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर वही देखो एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर हमने क्या करा, एक एक करके उसकी इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और आपको पता ही है जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो क्या करेंगे, फर्दर उसको आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। बस इससे पहले काम और करना, इसमें से 4 कॉमन लेना जिससे इक्वेशन और छोटी हो जाएगी। ये 4 तो इधर जाके 0 हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन बन गई, मिडिल टर्म करी, x की 2 वैल्यूज निकल गई। इसको हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि टाइम फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। सो उसके अकॉर्डिंग स्मॉलर टैप को टाइम कितना लगेगा, 25 आवर, और लार्जर को उससे 10 घंटे कम लगेंगे। मीन्स 25 में से 10 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 15 आवर। तो बस टैप की जगह सिस्टेंस कर देगा, डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। एक चीज़ याद रखना, टोटल टाइम लेट करके पहले आपको 1 आवर के अकॉर्डिंग निकालना है, फिर जो टोटल दिया उसको मल्टीप्लाई करके, और इक्वल टू में हमेशा 1 रखना है, क्योंकि हमेशा हम क्या कर रहे हैं, एक टैंक को फिल कर रहे हैं। तो इस वे से हमने पूरे क्वेश्चंस को कवर अप करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कहता है इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजिस वाला है, ध्यान से समझना, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, लैंग्वेज को समझना। तो क्वेश्चन है इफ निधि वॉज 7 ईयर यंगर देन, यंगर मतलब छोटी है किससे, व्हाट एक्चुअली इज देन, जो भी उसकी एज है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब जो भी उसकी एज थी प्रेजेंट, उस एज से 7 ईयर छोटी है, उसके स्क्वायर के। मीन्स कहने का मतलब अगर हम प्रेजेंट एज को x मान ले तो उससे 7 ईयर छोटी का मतलब x - 7। सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि उससे छोटी है, 7 ईयर छोटी है, 7 ईयर छोटी है मतलब उसके स्क्वायर से 7 ईयर छोटी है, और वो एज क्या है, वुड बी 1 मोर देन 5 टाइम्स द एक्चुअल एज, मतलब जो भी उसकी एक्चुअल एज थी x, उसकी 5 टाइम से 1 क्या है, ज़्यादा है। कौन सी एज, x - 7, मतलब यंगर वाली एज। x - 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x + 1। फिर यहाँ से हमने क्या करा, a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, वही सेम फैक्टराइज करा, क्वाड्रेटिक बना के उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, x की 2 वैल्यूज निकाली। और देखो 3 आंसर क्यों नहीं हो सकता, अब उसकी एज इससे प्रेजेंट एज इससे ज़्यादा बड़ी तो हो नहीं सकती, ऐसे छोटी नहीं हो सकती, यंगर बोला हुआ है उसने, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो निधि की क्या हो जाएगी, 16 ईयर्स हो जाएगी। इस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 1-2 बार समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं जो एक बार में नहीं क्लियर होते, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स। 2-3 बार लैंग्वेज को पढ़ना, आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज़, मतलब इनिशियली उसने जो बुक्स है ना, वो टोटल बुक्स उसने 1800 की बाय करी। वो कहता है अगर वो 15 मोर बुक्स और ऐड कर देता है तो हर बुक की जो कॉस्ट है 20 रुपीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कहते हैं अभी ज़्यादा खरीदो तो आपको सस्ते में मिलेगा। तो अगर 15 बुक्स और बढ़ा देता है तो उसको वही बुक जो पहले जिस भी इनिशियल प्राइस पे मिल रही थी उससे 20 रुपीज़ कम पे मिलेगी। बताओ उसने इनिशियली कितनी बुक्स खरीदी, मान लिया उसने इनिशियली बुक्स जो खरीदी वो x खरीदी, मतलब 1800 के हिसाब से उसने खरीदी, तो
इसका मतलब हो गया 1800 के हिसाब से जब उसने बुक्स खरीदी टोटल बुक्स, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी हो गई 1800 माइनस 1800 अपॉन एक्स हो गई एक बुक की कॉस्ट। अब वो कहता है अगर वो 15 बुक्स बढ़ा देता है सेम अमाउंट में से 20 रुपीज़ कम हो जाएंगे। जब वो 15 बुक्स बढ़ा देगा तो उसकी जो न्यू कॉस्ट आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। अब वो जो न्यू कॉस्ट जो भी आ गई वो पहले वाली कॉस्ट से 20 रुपीज़ कम हो जाएगी। तो हमने न्यू कॉस्ट को लेफ्ट में रखा और पहले वाली कॉस्ट में से 20 रुपीज़ क्या कर दिया माइनस कर दिया, और उसके बाद 20 को इधर शिफ्ट कर दिया, 1800 को इधर ले आए, जिससे ये हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव में बन जाए कांस्टेंट। यहाँ से 1800 कॉमन ले लेना। उसके बाद आपके पास धीरे धीरे एलसीएम लेकर आप क्या करोगे, उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप देखो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद वही सेम क्वाड्रेटिक बनाई, उसकी मिडिल टर्म करी, एक्स की दो वैल्यूज निकाली। अब बुक्स तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ बुक्स इनिशियली उसने जो पे करी वो कितनी करी, कितने की मतलब कितनी बुक्स उसने परचेज करी, वो कितनी करी 30 बुक्स परचेज करी इनिशियली। तो ये था क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम्स है, थोड़ी ट्रिकी है, 2-3 बार पढ़ना समझ आएगा, बट इन क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना। देखो और में भी आ जाते हैं चॉइसेस में क्वेश्चन, बट आपके पास अगर ऑप्शन ना आया क्वेश्चन के अंदर तो आपको सारी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों चैप्टर के मोस्ट 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके जाना, आप बहुत अच्छा स्कोर करके जाओगे। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मान लो 2 डिजिट का एक नंबर है जिसका सम है 12। फिर कहता है 7 टाइम्स ऑफ द नंबर, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर। हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होता है ओरिजिनल, एक होता है रिवर्सिंग। कह रहा है ओरिजिनल नंबर का जो 7 टाइम्स है वो रिवर्सिंग नंबर के 4 टाइम्स के क्या है इक्वल है। अब बताओ वो हमारे नंबर क्या होंगे। अब हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, फाइंड द, इसमें बोला है फाइंड द नंबर, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, राइट। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को लेट कर लेना है, एक्सटेंस डिजिट को लेट कर लेना है वाई। तो ओरिजिनल नंबर का एक फॉर्मूला याद रखना, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अब टेंस डिजिट आपने क्या लेट करी थी वाई, यूनिट डिजिट आपने ऊपर क्या लेट करी थी एक्स, तो ओरिजिनल नंबर क्या बन गया 10y प्लस एक्स। रिवर्सिंग नंबर क्या होता है, डिजिट इंटरचेंज हो जाती है, मतलब 10 इंटू यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट, तो हमारा रिवर्सिंग नंबर कितना आ गया 10x प्लस वाई। देखो ये 2 नंबर तो हमेशा आपको इस टाइप में निकालने हैं, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। पहला कहता है 2 डिजिट का जो सम है ना वो 12 है, 2 डिजिट मतलब x और y मतलब यूनिट और टेंस, उसका जो सम है वो कितना है 12। दूसरी इक्वेशन के लिए उसने देखो क्या बोला, जो ओरिजिनल नंबर का, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है, ओरिजिनल नंबर का जो 7 टाइम्स है वो रिवर्सिंग नंबर के 4 टाइम्स के इक्वल होगा। फिर इसके ब्रैकेट्स खोल देना तो आपके पास मिलेगी आपको एक सेकंड इक्वेशन। जैसे ही आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएगी, उन दोनों इक्वेशन को जब आप देखो सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपके पास पहले y की वैल्यू आएगी, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी। अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर हमने क्या लेट किया था 10y प्लस एक्स, तो इसमें y और x की जगह वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ओरिजिनल नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 48। तो ये सब टाइप्स हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स की सारी टाइप्स मैंने क्वाड्रेटिक की, लीनियर की कवर कर दी है पूरे लेक्चर के अंदर। इनको अच्छे से करना, प्लस एनसीईआरटी की भी वर्ड प्रॉब्लम जरूर करके जाना। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन करे हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन दी है और हमें इनफाइनाइट वैल्यू के लिए क्या निकालनी है p की वैल्यू। और आपको पता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस कब होते हैं, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होते हैं। तो बस इनके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दो और फर्स्ट दोनों इक्वेशंस को क्या करो इक्वेट करो, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, इन दोनों को तो इक्वेट कर नहीं सकते। तो फर्स्ट दोनों को इक्वेट करो और सॉल्व करके यहाँ से क्या कर दो, स्टेप बाय स्टेप आप p की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5। बस ये था हमारा क्वेश्चन, है ना, सिंपल। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू x/5, राइट, हमें क्या दिया x इज इक्वल टू x की वैल्यू दे रखी है 5। वो कह रहा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है एक्चुअली में सॉल्यूशन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x की वैल्यू 5 है, वो उसका जीरोज है या वो उसके सॉल्यूशन है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह ये 5 पुट कर देना है और उसको सॉल्व करके हमने स्टेप बाय स्टेप क्या कर देना है, k की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। क्वेश्चन देखो ऐसे क्वेश्चन ना ज़्यादातर MCQs में आते हैं,
2 मार्क या 1 मार्क, इस तरह की इनकी वेटेज नहीं है। बट एमसीक्यूज भी आपको पता है ट्रिकी होते हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आपको आ सकते हैं।